Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, now write on today's topic, magnetic field. Magnetic field due to current carrying conductor with some thickness of radius r. अब बेटा कल हमने जो फाइंड आउट किया था, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, बट वो करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा था, थिन था, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा था। ये हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया था, ठीक है, और ये एक पॉइंट लिया था और इसका एक डिस्टेंस लिया था r। तो इस पॉइंट पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर फॉर्मूला ड्राइव किया था। आज क्या करना है, आज का जो टास्क है, आज का टास्क थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद बाकी बात करेंगे। पहले डायग्राम समझ में। मुझे ऐसा कंडक्टर बनाना है जिसकी कुछ थिकनेस हो, और थिकनेस के लिए मैंने वहाँ पे रेडियस कितना दे दिया, r दे दिया। तो ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, ऐसा हमने बायोट-सैवर्ट में क्यों नहीं किया? बेटा देखो, बायोट-सैवर्ट में अकॉर्डिंग टू सीबीएसई दो ही एप्लीकेशन आती है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर और एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। और अगर हम ये वाला अवेलेबल एप्लीकेशन हम बायोट-सैवर्ट से करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्यों? ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। इसमें इजी है, सब कुछ इजी है। एक मैंने ये कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर को देख सकते हो, ये कंडक्टर है, ये इसका सेंटर से एक्सिस क्रॉस कर देते हैं। ये इसका एक्सिस होता है, ठीक है। ये हमने कंडक्टर ले लिया। अब खुद देख सकते हो बेटा, यहाँ पर इस कंडक्टर की रेडियस कितनी ली है, r ली है। कुछ थिक है, एक पतली सी वायर नहीं है, ये एक थोड़ा थिकनेस के साथ कंडक्टर बनाया मैंने, तो सिलेंड्रिकल शेप दी है कंडक्टर की। तो अब टास्क क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर सबसे बड़ा टास्क तो तुम्हारा यहाँ पर समझेंगे, पहले सभी बोर्ड पर देखेंगे, स्टॉप राइटिंग। ये जो कंडक्टर है बेटा, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ स्ट्रेट कंडक्टर के साथ, तो स्ट्रेट कंडक्टर में करंट कितना था, आई था। अब वही करंट इसमें भी होगा, लेकिन ये कंडक्टर मोटा है, इसकी थिकनेस है, तो वो आई करंट इस सारे के अंदर होगा। ये जो आई है ये सारे के अंदर होगा, कंप्लीट कंडक्टर में आई करंट फ्लो कर रहा है। पॉइंट क्लियर है या नहीं है? तो ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कंप्लीट थिकनेस के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, आई। दैट्स क्लियर। अब तुम्हें क्या करना है, हमें ये करना है, हमें एम्पियर्स लॉ की हेल्प लेनी है, क्योंकि हम ये जो करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर विद सम थिकनेस ऑफ रेडियस r, आगे कंप्लीट भी कर लो विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ। विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ, बायोट-सैवर्ट नहीं लगाएंगे, इसमें एम्पियर्स लॉ की बात करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ। और इससे बेटा हमने गॉस में भी मैंने तुम्हें समझाया, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो गॉस तो तुम्हारा डेफिनेटली इसमें रिवाइज होगा ही होगा। अब इसमें तुम्हें तीन जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, आउटसाइड द कंडक्टर, ऑन द कंडक्टर एंड देन इनसाइड द कंडक्टर। व्हाट दिस पॉइंट? तो हमने यहाँ पर करंट निकालना है आउटसाइड, और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है आउटसाइड, ऑन द कंडक्टर एंड देन इनसाइड द कंडक्टर। हियर थ्री केसेस यू हैव टू डू। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे बेटा, हाँ डायग्राम बनाएंगे, पहले तो डायग्राम बनाएंगे फिर इसको कंप्लीट करते हैं।
कंप्लीट कर लिया रहेगा। केस 1, तो केस 1 स्टार्ट करेंगे। केस 1 में हम लेंगे बेटा कोई पॉइंट लेंगे, आउटसाइड द कंडक्टर ले रहे हैं पॉइंट, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया P। अब हाँ इसमें गलती कर दी, तुम भी चेंज कर लो, वैसे तो गलती नहीं करी चाहे तो भी, बट एक ना हमने सिस्टम बना रखा है कि जो ओरिजिनल कंडक्टर होते हैं, जैसे गॉस में भी बनाया होता है, जो ओरिजिनल कंडक्टर लेते थे उसका रेडियस कैपिटल R लेते थे, फिर जो गॉसियन सरफेस लेते थे उसका रेडियस स्मॉल r लेते थे। तो यहाँ पर एम्पीरियन सरफेस लेना पड़ेगा, उसका रेडियस स्मॉल r लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब पिछली वाली डेरिवेशन से भी हम मैच कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करो, थोड़ा सा चेंज कर लो, फ्लूइड लगा के इसको कैपिटल R कर लो और डायग्राम में भी इसको कैपिटल R कर लो, तो बाय चांस में स्मॉल r लेते हैं इसको, ठीक है, ये कैपिटल R हो जाएगा। ये ओरिजिनल कंडक्टर की थिकनेस होगी कैपिटल R। उसके बाद क्या होगा, मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम इस कंडक्टर के कारण की जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो निकाल लो, उससे निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए कैलकुलेट करोगे, बाद में क्या करोगे, क्लोज इंटीग्रेशन करोगे। बट इसमें क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर तुम एम्पीरियंस लॉ यूज कर रहे हो, ध्यान से सुनेंगे इस पॉइंट को, कि तब एक ऐसा एम्पीरियन सरफेस लो जिसके अंदर वो सारे छोटे छोटे एलिमेंट पैक हो जाए। कल भी हमने लिया था, याद करना, एक एम्पीरियन सरफेस लिया था कि वो सारे एलिमेंट उसके अंदर पैक हो जाए। कल कैसे लिया था देखो, कल हमने क्या किया था, कल हमारा ये कंडक्टर था, साथ साथ ही रिवाइज करवा रहा हूँ कंसेप्ट, तो ध्यान से देखो, कल ये कंडक्टर था, इस ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, ये पॉइंट था जहाँ पर तुमने क्या करना था, कैलकुलेट करना था, ये क्या था, डिस्टेंस, ये था सब कुछ। यहाँ पर हमने छोटा सा dl ले लिया था, dl के अंदर, और तुमने मैग्नेटिक फील्ड में एंगल भी निकाला था, याद करो 0 डिग्री आएगा, ठीक है। और सर्कुलर कॉइल्स के अंदर जो सर्कुलर शेप्स होती है उनमें 0 ही आता है। हाँ कोई स्क्वायर शेप है, कोई दूसरी शेप है सर्कल को छोड़ के, तब चेंज हो जाएगा, लेकिन जब तक सर्कल है तो आंखें बंद करके क्या लिखो कि जो एंगल है dl में और b में वो कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। कल मैंने तुम्हें समझाया भी था। b का एंगल, अब b की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो जिधर b की डायरेक्शन होती है हमेशा उधर ही dl की डायरेक्शन होती है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो एंगल तो 0 हो गई, क्योंकि हमें पता है पैरेलल जो क्वांटिटीज होती हैं उनमें एंगल 0 होता है। मतलब पैरेलल का मतलब, जो मैं पैरेलल वर्ड यूज करता हूँ, पैरेलल वर्ड का मतलब होता है इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए अब बात करते हैं इसमें। तो कल मैंने इस छोटे से dl के कारण मैंने एक एम्पीरियन सरफेस लिया था जिसमें सारे dl पैक हो गए थे। मैंने कहा था पैक करना है, मैंने इसको तुम्हें समझाया था एक वर्ड से, लिफाफा, कि एक पॉली बैग है मेरे पास, तुमने अगर किसी ऑब्जेक्ट को पॉली बैग में डालना है तो वो पॉली बैग या तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम जितना हो या फिर ऑब्जेक्ट से बड़ा हो कि ऑब्जेक्ट उसमें आ जाए, छोटा नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल पूरा एक पॉली बैग लिया था, जिस जैसे ये लैमिनेट कर दिया हो इसको किसी ने, तो इस लैमिनेशन के अंदर ये छोटे छोटे सारे डीएल आ गए होंगे, सारे डीएल क्या हो गए होंगे, पैक हो गए होंगे। तो ये जो लैमिनेशन थी इसको क्या बोला था, एम्पीरियन सरफेस। आज वो लैमिनेशन अब इस कंडक्टर के ऊपर हमने लेकर आनी है। तो अब कैसे करेंगे इसको हम, तो यहाँ से हमने एक सेंटर से, एक्सिस से एक रेडियस लेंगे। अब इसको कैसा लेंगे, स्मॉल आर लेंगे। तो यहाँ से हम एक ये एम्पीरियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे, दिस इज द एम्पीरियन सरफेस, ये एम्पीरियन सरफेस ड्रॉ कर। अब इस एम्पीरियन सरफेस के अंदर है कंडक्टर, बड़ा हो सकता है एम्पीरियन सरफेस, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन अगर छोटा होगा तो सोचना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हो रही है, तो आ जाओ, बस इतना पॉइंट था हमारा। केस फर्स्ट चल सकता है। केस फर्स्ट में क्या लिखूंगा, केस फर्स्ट में लिखूंगा पॉइंट P इज आउटसाइड। आउटसाइड को थोड़ा सा लॉजिकल लैंग्वेज में अगर लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि स्मॉल r जो है वो बड़ा है किससे, कैपिटल R से। देख सकते हो स्मॉल r बड़ा है किससे, कैपिटल R से। तो दैट मींस गॉसियन सरफेस, सॉरी एम्पीरियन सरफेस बड़ा है ओरिजिनल कंडक्टर की थिकनेस से। तो ये लिखते हैं। अब इस केस तो लिख लिया, इसके अंदर 4 स्टेप तुम्हें करने हैं। तो स्टेप नंबर 1 सबको पता है क्या होता है। स्टेप नंबर 1 वेट, चलिए तब तक तुम मुझे स्टेप बताओ कि स्टेप होता क्या है। स्टेप नंबर 1 में क्या चीज, गॉसियन, सॉरी मेरे मुंह से बार बार गॉसियन निकलता है तो अंडरस्टैंड करना, दैट इज एम्पीरियन। एम्पीरियन सरफेस की शक्ल क्या है, शक्ल बतानी है, ठीक है। और देन एंगल बिटवीन B एंड DL बताना है। तो बताओ ये फिर से सर्कुलर है।
अगर ये फिर से सर्कुलर है तो एंगल कितना होगा 0। अभी बस बात हुई है कि अगर सर्कुलर शेप है तो एंगल कितना होगा 0। तो यहाँ पर एंगल फिर 0 आएगा। तो शेप क्या लिखोगे, शेप में लिखेंगे एम्पीरियन सरफेस ऑफ रेडियस, स्मॉल लिखो या कैपिटल आर लिखो, एम्पीरियन है तो स्मॉल आर आएगा, एम्पीरियन सरफेस ऑफ रेडियस आर पासिंग थ्रू पॉइंट P, पासिंग थ्रू पॉइंट P। देखो आर रेडियस कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, P पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये तो बेटा मैंने इसकी शक्ल लिख दी है एम्पीरियन सरफेस की। रेडियस देने का मतलब होता है कि पता चल जाएगा सर्कुलर शेप, क्योंकि रेडियस तो सर्कुलर शेप पे ही आएगा, स्फीयर का रेडियस थोड़ी ना आएगा, या किसी और शेप का रेडियस थोड़ी ना होगा। चलिए स्टेप 1 के 2 पार्ट होते हैं, पहले में शक्ल बताई जाती है, दूसरे में एंगल बताया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एंगल बिटवीन B एंड DL, हाँ जी, इज 0 डिग्री। अब मुझे ये उम्मीद है तुमसे कि तुम्हें ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तुम लिख सकते हो फर्स्ट स्टेप को। और यही फर्स्ट स्टेप हम गॉसियन या गॉस लॉ में भी लिखते हैं। बस वहां पर ये B की जगह E होता है, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर कौन सा फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ DL है, लेंथ है, तो वहां एरिया होता है, ठीक है, DS होता है। सिंपल, एक दो वर्ड चेंज होते हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं होता, एंगल तक चेंज नहीं होता। चलिए स्टेप नंबर 2 सबको क्लियर होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 में बेटा हम कैलकुलेट करते हैं B डॉट DL क्लोज। क्यों? क्योंकि कल हमने किया था ना कि अगर मैं इसके सारे DL को प्लस कर दूं तो तुम्हें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो दैट मींस इसको बोलते हैं, इसका मैंने बेटे तुम्हारे को स्पेशल नेम बताया था, दैट इज नोन एज B डॉट DL। मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज लाइन, दिस इज लाइन, दिस इज इंटीग्रल। तो दिस इज नोन एज द लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो BDL को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे BDL, यहाँ पे कौन सा थीटा लगाऊंगा, यहाँ पे कौन सा थीटा लगाऊंगा, जल्दी से बताइएगा। डन। तो अच्छा, अगर हमने यहाँ cos थीटा लगाया तो थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी तुम्हारे को ये पता ही है कितनी है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है 1। तो ये कितना बन जाएगा, D को बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा DL cos थीटा हो जाएगा 1, ठीक है, B बाहर आ गया। तो DL, अगर DL को कैसे, टोटल DL कितना है, तो एम्पीरियन सरफेस को चेक करो, टोटल एम्पीरियन सरफेस की लेंथ क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे B 2 पाई, यहाँ पर एम्पीरियन सरफेस की बात हो रही है बेटा, ठीक है। ये मतलब R लिख देना जो इसका है कंडक्टर का, वो R नहीं लिखना, एम्पीरियन सरफेस वाला R लिखना है, और यही कॉमन गॉस में भी करते हैं। तो याद करना, साथ साथ रिवाइज करना गॉस को भी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई स्मॉल r एम्पीरियन सरफेस। चलिए, तो ये तो हो गया कैलकुलेट, B डॉट इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है। चलिए स्टेप 3 बताइएगा मुझे। स्टेप 3 में हम क्या देखते हैं, टोटल करंट enclosed in the total current enclosed in the एम्पीरियन लूप लिख लो या सरफेस। तो अब एक बात बताओ, कंडक्टर तो बेटा पूरा का पूरा क्रॉस कर रहा है एम्पीरियन सरफेस में से। अगर कंडक्टर पूरा क्रॉस कर रहा है तो करंट भी पूरा ही क्रॉस करेगा उसमें से, बचेगा थोड़ी ना, क्योंकि पूरा कंडक्टर किसके अंदर है, एम्पीरियन सरफेस के अंदर है। तो पूरे कंडक्टर में करंट कितना है, पूरे कंडक्टर में करंट है I। अगर पूरे कंडक्टर में करंट I है तो पूरे एम्पीरियन सरफेस के अंदर कितना करंट इनक्लोज हो गया, तो I करंट इनक्लोज हो गया। क्यों? क्योंकि पूरा कंडक्टर ही उसके अंदर इनक्लोज हो चुका है, तो दैट मींस करंट भी उसी के साथ इनक्लोज हो गया। तो इसके अंदर करंट कितना होगा, तो यहां लिख लेना इज इक्वल टू I, इज इक्वल टू I। बहुत इजी है। चलिए स्टेप 4 पर। स्टेप 4 में हम लिखेंगे अप्लाई एम्पियर्स लॉ, अप्लाई एम्पियर्स लॉ।
एम्पियर लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए एम्पियर का। तो जरा इसको थोड़ा सा कोशिश करो, मैं तब तक इनको रिव्यू कर लूँ। फॉर्मूला मैं लिख देता तुम्हें, ये लो फॉर्मूला, तो वैल्यूज अप्लाई कर लो। फॉर्मूला आएगा हमारा, क्या आएगा, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ये होता है हमारा एम्पियर्स लॉ। तो किसी की डेफिनेशन हमने लिखी हुई है, तो अब इसको जरा वैल्यू पुट करो। B DL की वैल्यू है तुम्हारे पास, म्यू नॉट ऐसे रहेगा। I की वैल्यू देखो कितनी है, थर्ड केस में, थर्ड स्टेप में वैल्यू I की पता चल जाएगी। चलिए, आई होप कि आ गया होगा अब तक। क्या होगा ये वैल्यू यहाँ पर, यहाँ लिख दूं, देखिएगा VDL की वैल्यू है B 2 pi R इज इक्वल टू म्यू नॉट I, एज इट इज रहने वाला है क्योंकि करंट I ही है। तो B निकाल लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट I 2 pi एज इट इज आया कल जैसे। ठीक है, अब देखते हैं क्या चेंज होगा। अब करेंगे बात ऑन द कंडक्टर की। तो ऑन द कंडक्टर के लिए मैं यहाँ पर दोबारा से केस सॉल्व नहीं करना पसंद करता। क्यों? सिंपल हम यहाँ पर ये लिख देंगे, यहाँ पर ये देखो केस 2 लिखो, पहले यहाँ पर कर लो बेटा, आई मीन टाइम। केस 2 लिखिए और केस 2 में आएगा ये पॉइंट P, जो पॉइंट है पॉइंट P इज ऑन द या इज ऑन द कंडक्टर। इस पे आएगा ऑन द कंडक्टर। अगर कंडक्टर के ऊपर आएगा तो डेट इज करके क्या लिखोगे बेटा, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। अब दोनों R कैसे हो जाएंगे, इक्वल क्यों हो जाएंगे, यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं। ये मैंने एक पॉइंट लिया P, तो यहाँ से अब ये डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल r। तो ये एम्पीरियल सरफेस अब कंडक्टर के ऊपर बनेगा, ना तो कंडक्टर से छोटा बनेगा ना ही कंडक्टर से बड़ा बनेगा। अब एम्पीरियल सरफेस कंडक्टर के जितना बनेगा, क्योंकि ऑन द कंडक्टर का केस आ गया, तो दैट मींस एम्पीरियल सरफेस का रेडियस भी r हो गया और कंडक्टर का रेडियस भी क्या हो गया, r हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। फिर ये लो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो इससे कुछ नहीं करना, सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर जहां स्मॉल r है वहां कैपिटल R लगाना। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको, इक्वेशन 1 देना चाहो या जैसे भी ऐसे लिख लो, इक्वेशन 1 ना भी दो तो ऐसे लिख लो। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I 2 pi R। बट इन दिस केस इस केस के अंदर हमारा स्मॉल r किसके इक्वल है, कैपिटल R के इक्वल है। दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू म्यू नॉट I 2 pi, जहाँ स्मॉल r था वहाँ क्या लिख दूं, कैपिटल R, और ये निकल गया अब ऑन द कंडक्टर। क्लियर हो गया यहाँ तक? नाउ वी विल स्टार्ट केस थर्ड। केस थर्ड में क्या करोगे बेटा, yes now last case number 3, write down। केस थर्ड में लिखेंगे पॉइंट P inside the conductor, और जो पॉइंट P inside the conductor है, डेट इज करके कैसे लिखोगे, अब स्मॉल r जो है वो छोटा हो जाएगा, कैपिटल R बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्टेप 1 को कैसे लेंगे, स्टेप नंबर 1 में अब मेरे को इनसाइड द कंडक्टर लेना है, तो मैं इसको पॉइंट P मान लेता हूं। दिस इज द पॉइंट P, और इस P पॉइंट से मैं एक एम्पीरियल सरफेस ड्रॉ करूंगा जिसका रेडियस स्मॉल r होगा। बट पॉइंट इज दिस कि अब इस एरिया में से, इस जो एम्पीरियल सरफेस का एरिया है उसमें से अब करंट I क्रॉस नहीं करेगा, बिकॉज I करंट तो कंप्लीट कंडक्टर में से क्रॉस कर रहा है जिसका रेडियस कैपिटल R है।
अब इसका रेडियस स्मॉल है तो इसमें से कुछ करंट जो साइडों में से करंट फ्लो करेगा वो इस एम्पीरियल सरफेस में से नहीं जाएगा। एम्पीरियल सरफेस में से क्रॉस होने वाले करंट की अमाउंट कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कुछ करंट साइड्स में से निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर करंट तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा और मैंने कर रखा है, अभी देखते हैं कैसे होगा। नाउ स्टेप नंबर 1 में तो पहले इसकी शक्ल बता देते हैं एम्पीरियल सरफेस की। तो एम्पीरियल सरफेस खुद लिखा करो तो ये सारा कुछ एम्पीरियल सरफेस ऑफ रेडियस आर, स्मॉल आर रहेगा, एम्पीरियल सरफेस की बात हो रही है, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट P। एम्पीरियल सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड पासिंग थ्रू पॉइंट P पॉइंट से पास हो गया। चलिए ए स्टेप तो पूरा हो गया। बी स्टेप की अगर हम बात करें, फिर से सर्कुलर है तो दैट मींस एंगल कैसा रहेगा, 0 रहेगा। एंगल बिटवीन B एंड DL इज 0 डिग्री। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में आ जाएगा बेटा B डॉट dl को सॉल्व करना पड़ेगा और ये हो जाएगा B dl cos थीटा और थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। फिर से वही काम हो जाएगा, B बाहर आ जाएगा, dl का इंटीग्रेट करोगे तो फिर वही 2 पाई कैपिटल आ जाएगा स्मॉल आर क्योंकि एम्पीरियल सरफेस का यहाँ पर r लिखना है। ये लो कि B डॉट dl हमारा सॉल्व हो गया। स्टेप 3 मेन स्टेप है इसका, दैट इज द इम्पोर्टेंट। स्टेप 3 के अंदर है टोटल करंट इनक्लोज्ड इन द सर्किट। टोटल करंट इनक्लोज्ड इन द सर्किट, कितना करंट इनक्लोज होगा तो यहाँ पर मैंने यूनिटरी मेथड दे, ठीक है, कितना करंट क्लोज होगा। देखो पाई आर स्क्वायर, जब पूरी थिकनेस थी पाई आर स्क्वायर, इतनी थिकनेस में इस कंडक्टर इतनी थिकनेस में करंट था I। 1 मीटर स्क्वायर वाली जो थिकनेस हो रही थी तो उसमें करंट कितना होगा I बाई पाई आर स्क्वायर। बट तुम्हें कितने एरिया में करंट चाहिए, तुम्हें तो इस एम्पीरियल सरफेस के एरिया में करंट चाहिए, तो एम्पीरियल सरफेस का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर और यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा I आ जाएगा। और ये वो I है जो इनक्लोज है, इसमें इनक्लोज है वो इन द एम्पीरियल सरफेस। तो आई यहाँ से कैलकुलेट होगा। फोर्थ स्टेप तो हम सबको पता ही होता है। स्टेप 4 क्या होता है, अप्लाई एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ लगा लेते हैं। V डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब I को क्या लिखो भाई, चलो अभी तो I को I ऐसे लिखो, तो V dl को अब लिखते हैं V2 पाई r। V2 पाई r देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है, V2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट का म्यू नॉट। अब I हमने कैलकुलेट किया हुआ है तो ये आ जाएगा I r स्क्वायर जो नीचे है कैपिटल R। तो स्मॉल r से ये वाला स्मॉल r कैंसिल होगा और कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा। तो b कितना आ गया बेटा यहाँ से, वो आ गया म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई, r कैंसिल हो चुका है तो I डिवाइडेड बाय r। ये r कैंसिल हो गया ना। तो बेटा तुम थोड़ा सा ध्यान देना हर क्वेश्चन के अंदर। हम इसका ग्राफ करने जा रहे हैं। बेसिकली स्मॉल r के साथ जो b की रिलेशन है ना वो डायरेक्टली है यहाँ पर, मतलब जैसे जैसे स्मॉल r जिसका r है, स्मॉल r इस एम्पीरियल सरफेस का r है, रेडियस है, तो जैसे जैसे एम्पीरियल सरफेस बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। क्यों, जैसे जैसे एम्पीरियल सरफेस बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसका एरिया बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा उसके अंदर का करंट इंक्रीज होता जाएगा। अगर उसके अंदर का करंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम इतना जब एम्पीरियल सरफेस हो जाएगा तो मैक्सिमम तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा क्योंकि मैक्सिमम करंट इतना है। लेकिन जब ये पॉइंट इस कंडक्टर से दूर हो जाएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगेगा। तो सभी अपने एग्जांपल अपने उसको देखो जो हमने फर्स्ट केस निकाला था। फर्स्ट केस के अंदर
ये बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या आर के? देखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के है? आर स्क्वायर। तो ठीक है, मतलब जैसे जैसे तुम क्या करते जाओगे, दूर होते चले जाओगे, तो बी क्या होता जाएगा तुम्हारा? कम होता जाएगा। इनसाइड द कंडक्टर तुम्हारा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका ग्राफ बनाने फटाफट से 2 सेकंड लगेंगे ग्राफ बनने में। और ये सेम ग्राफ तुमने गॉस में भी बनाया था, ग्राफ भी सेम है। देखो जो भाई यार देखिए यहाँ पर दिस इज व्हाट, ये है आर डिस्टेंस और ये है मेरे लिए मैग्नेटिक फील्ड। मुझे ग्राफ बनाना है मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कब मिलेगा? तो आंसर है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ऑन द सरफेस। ठीक है, प्रॉपर करंट होगा ऑन द सरफेस, फुल मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड मीडियम में आ जाता है, इंट्रोड्यूस होता है मीडियम से, तो कुछ कम हो जाता है। और जब इनसाइड द कंडक्टर आओगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, बिकॉज करंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हारा स्मॉल आर किस आर के बराबर होगा? कैपिटल आर के बराबर। तो कैपिटल आर के बराबर जब होगा तो मान लेते हैं तब उस टाइम इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा मैक्सिमम। कितना होगा? बी मैक्सिमम। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी मैक्सिमम का म्यू नॉट आई 2 पाई आएगा। चलिए, तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है? ये है ऑन द कंडक्टर। ऑन द कंडक्टर, ठीक है। अब ये तो ओरिजिन था, तो ये है, ये वाला जो पोर्शन है ये इनसाइड द कंडक्टर है। इसमें आएगी स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन आएगी? क्योंकि यहाँ पर बी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। दिस इज द इनसाइड द कंडक्टर। इनसाइड द कंडक्टर बी इज डायरेक्टली, जैसे जैसे एम्पीरियन सरफेस का रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे 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 इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जब ऑन द कंडक्टर पे आओगे। जब ऑन द कंडक्टर से आगे निकल जाओगे, बाहर आ जाओगे, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण ऐसे लगेगा। तो ये है इनवर्सली, और इसको लिखोगे आउटसाइड। तो ये ग्राफ बना लीजिए। सेम ग्राफ हमारा बायो उसमें भी बनता है, गॉस में। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके।